ओके सो लास्ट 4 क्लासेस में हम लोग अब तक बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लेकर के जो भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे बेसिक्स एज वेल एज डीएनए रेप्लिकेशंस के रिगार्डिंग में वो सब लोग हम लोग डील करके आ चुके हैं और होपफुली कि नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन डिफरेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल्स, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए अभी आप लोग उस कंडीशंस पे हो चुके हैं कि अब जो भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज किया जाएगा डीएनए रेप्लिकेशंस के रिगार्डिंग को लेकर के, अब आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। किसी भी वर्ड्स को लेकर के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम, अगर कोई नया टर्म्स अगर फिर से आता है जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप लोग उससे बात बोल सकते हैं कि सर ये वाला टर्म्स हमें क्लियर अभी नहीं हुआ है, तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशंस की जो प्रोसेस है उनमें इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशंस के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। सो क्या मैं कल की क्लास से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ आप लोगों से? कुछ रिवीजन किया है आप लोगों ने? ओके, कल की क्लास में कई सारे एंजाइम के बारे में आप लोगों को बताया था। उनमें से कुछ एंजाइम्स के फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत फोकस भी किया था। तो आप में से मुझे कोई ज़रा बताने की कोशिश करे कि क्लेनाउ जो फ्रेगमेंट होता है, उस फ्रेगमेंट के पास कौन-कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्चुअली ज्योति, आज प्रॉब्लम है थोड़ा-सा नेटवर्क का और इस वजह से दिक्कत हो रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारे एंजाइम्स जो कि डीएनए रेप्लिकेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में बताया था और उनके फंक्शंस को लेकर के भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्लेनाउ फ्रेगमेंट जो होता है, उसका क्या रोल है, मीन्स क्या-क्या प्रॉपर्टी उसके पास होती है? अभी दिखाई दे रहा है? हाँ जी। क्या-क्या एक्टिविटी होगी इसके पास? क्या क्लेनाउ फ्रेगमेंट डीएनए रिपेयर कर सकता है? डीएनए रिपेयर करेगा? ओके। निक ट्रांसलेशंस की जो प्रोसेस होगी वो नहीं होगी। तो निक ट्रांसलेशन की प्रोसेस होने के लिए कौन सी एक्टिविटी होना जरूरी होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। ओके, ये क्लेनाउ फ्रेगमेंट कौन से डीएनए पॉलीमरेज का पार्ट है? डीएनए पॉलीमरेज 1। कौन से एंजाइम से ट्रीट करने के बाद ये बनेगा? क्लास ऑफ एंजाइम? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। वेरी गुड। So क्लेनाउ फ्रेगमेंट इज a large fragment or small? Large one. So what is the property of a small fragment? इसके पास क्या क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। इसके पास क्या क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। ये होगा किसके लिए? प्रूफ रीडिंग के लिए। और ये किसके लिए होगा? पॉलीमराइजेशन के लिए, राइट? क्लियर है? हाँ जी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमेज? प्रॉपर्टीज बताइए क्या क्या है इसकी प्राइमेज की।
प्राइमेस की वेरी गुड। कौन बताया ये? स्क्रीन पे एक्चुअली नाम नहीं दिखाई देता यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्रीन शेयर हो जाती है। मैं मीन्स क्या है, स्मृति? वेरी गुड। सो प्राइमेज द काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और अगर आरएनए पॉलीमरेज का साइंटिफिक नाम आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? हाँ जी। और कोई प्रॉपर्टी? और प्रॉपर्टी क्या है? फटाफट बताइए। प्राइमेज का आरएनए पॉलीमरेज के अलावा और क्या प्रॉपर्टी है? थ्री डैश ओएच ग्रुप प्रोवाइड करेगा शॉर्ट फ्रेगमेंट के फॉर्म में। वेरी गुड। और कोई? ये पॉइंट इसी में कवर हो जाएगा। और एस एस बी प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा? ओके, वेरी गुड। और क्या प्रॉपर्टी है एस एस बी प्रोटीन की? दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट अबाउट द एस एस बी प्रोटीन। सो बेसिकली ये एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, राइट? क्या है? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। कल मैंने आपको बताया था कि जब ये डीएनए स्ट्रैंड से क्या करता है, बाइंड करेगा, तो इसकी बाइंडिंग का इंटरेक्शंस होता है। मान लीजिए सपोज कि अगर यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन इस तरीके से बाइंड कर रहा है लाइक दैट, तो यहाँ पे दो पोर्शंस होंगे जिससे कि वो बाइंड करेगा। नंबर पहला, ये जो कि आपका डीएनए का बैकबोन। नंबर दूसरा, इसके अंदर के जो बेसिस होंगे उससे। यहाँ पे इंटरेक्शंस होते हैं, उन इंटरेक्शंस का नाम कल आप लोगों को बताया था। जब आपका एसएसबी प्रोटीन डीएनए के बैकबोन से बाइंड करेगा, तो उस इंटरेक्शंस का नाम क्या होगा? बताइए। और जब एसएसबी प्रोटीन बेस से बाइंड करेगा डीएनए के, तो उसका इंटरेक्शंस का नाम क्या होगा? और कोई? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। और इसको बोलेंगे स्टैकिंग इंटरेक्शन। चलिए, होपफुली कि अभी आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा और अच्छा लगा, रिस्पॉन्सेस आप लोगों के अच्छे रहे। और होपफुली कि रिवीजन भी आप लोगों ने करने का टाइम मिला होगा और रिवीजन किए भी होंगे। सो जैसा कि मैं कल की क्लास में लास्ट में बताया था कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करते हुए आते हैं पॉइंट पे, दैट इज रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। नॉर्मली अब तक आप लोगों ने जाना है कि डीएनए एप्लीकेशंस का टेक्निकली मीन क्या होता है और किस तरीके से उसमें मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेप्लिकेशन फॉर्म के का कॉन्सेप्ट क्या होता है, माइग्रेशंस का डायरेक्शंस क्या होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे जान लिया है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकली बात करेंगे प्रोकैरियोटिक के सेल्स में किस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो पहला सवाल आप सब लोगों से मेरा ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो जीनोम होगा, जीनोम, इसका नेचर कैसा होगा? क्या ये लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या सर्कुलर
सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। जल्दी बताइए। जीनोम ऑफ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, पक्का? सबको क्लियर है? डीएनए आपका जो बैक्टीरियल सेल से पाया जाएगा, सपोज दिस इज द बैक्टीरियल सेल्स एंड दिस वन इज द प्लाज्मिड सेल्स, मींस सॉरी प्लाज्मिड डीएनए, एंड दिस इज द मेन क्रोमोसोमल डीएनए। तो इस ये जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए होगा, इसका नेचर कैसा होगा जीनोम का? आपकी बॉडी में पाए जाने वाले जो जीनोम है उनका नेचर कैसा है? हाँ जी। एनिमल सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल सेल से पाए जाने वाले जो आपके जीनोम हैं वो कैसे हैं? डबल स्टैंडर्ड और लीनियर? चलिए, तो एक सवाल तो आप लोगों का यहीं से बनता है और इनको अच्छे तरीके से आप जानते रहिए। इनके कॉइलिंग को लेकर के और इनके कंफर्मेशंस को लेकर के, राइट? तो बैक्टीरियल सेल्स मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाला जो जीनोम होगा उसका नेचर कैसा होगा? दैट इज द सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके। बाकी हम लोगों की सेल्स में कैसा पाया जाएगा? दैट इज द डबल स्टैंडर्ड लीनियर, ये वाला। सबकी सुपर कॉइलिंग कैसी होगी? राइट हैंडेड। और नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड क्या होगा? इसको क्लास के भी आगे चल करके हम लोग बात करेंगे। ओके। सो प्रोकैरियोटिक इन केस ऑफ रेप्लिकेशंस इन प्रोकैरियोटिक केस में क्या क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। चाहे वो प्रोकैरियोटिक का सेल्स हो या यूकैरियोटिक का सेल्स हो, सुविधा के लिए रेप्लिकेशंस की जो प्रोसेस होती है वो तीन स्टेप्स में या तीन पार्ट में क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस नेम्ड एज इनिशिएशंस, इलॉन्गेशंस एंड टर्मिनेशन। ये तीन टर्म्स हैं जो कि आपको पूरे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के रेप्लिकेशंस के दौरान पे, ट्रांसक्रिप्शंस के टाइम पे और ट्रांसलेशंस के टाइम पे आपके ये टर्म्स यूज होंगे। इनिशिएशंस का जैसा कि नाम से ही मतलब समझ में आता है कि कोई प्रोसेस को इनिशिएट कराना। एलोंगेशंस का मतलब होता है कि जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है अब उसको कंटिन्यूअसली कैरी आउट करते रहना। टर्मिनेशंस का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, किसी एक स्पेसिफिक साइट पे, सीक्वेंस पे जो प्रोसेस कंटिन्यूअसली प्रोसीड हो रही थी अब वो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, हाल्ट कर जाए, उस प्रोसेस को आप टर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों ही टर्म्स का अगर हम लोग लिटरली यहाँ पे मीन देखें तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद उसको कंटिन्यूअसली क्या करना है, चलते रहना है, और चल लेने के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा, ये हाल्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बेसिकली आप इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक केस में रेप्लिकेशंस की स्टार्ट होने के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एज वेल एज इलॉन्गेशन की प्रोसेस कैसे होगी और टर्मिनेशन का प्रोसेस किस तरीके से चलता रहेगा। क्या आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे कि क्या डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस रैंडमली कहीं पे भी हो सकती है, तो आप लोगों ने आंसर किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है और वो स्पेसिफिक पॉइंट बेसिकली क्या कहलाएगा, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। किसी भी डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, किसी भी डीएनए को, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, किन किन चीज़ों की जरूरत हो सकती है, मतलब क्या बेसिक चीज़ है जो कि चाहिए होगा? गुड। और कोई? हाँ, वो सब तो चीज़ें हेल्पफुल कर होती हैं, मतलब जिसके बगैर के डीएनए के रेप्लिकेशंस की प्रोसेस हो ही ना पाए। रेप्लिकेटर का नाम सुना है? या इनिशिएटर का नाम सुना है? तीन टर्म्स हम आपको यहाँ पे लिख करके दे रहे हैं, दैट इज द रेप्लिकेटर, इनिशिएटर और रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन मीन्स व्हाट?
अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि सपोज बैक्टीरिया का सेल है और उस बैक्टीरिया सेल में ये इसका सर्कुलर डीएनए है। मान लीजिए यहाँ पे इसका क्या है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब मुझे बताइए कि इसमें रेप्लिकॉन क्या होगा और कहाँ होगा। पूरा का पूरा डीएनए। अच्छा, तो रेप्लिकान को अगर आप डिफाइन करेंगे तो कैसे, अगर आप, चलो वेरी गुड, अगर मान लीजिए ये आपका पूरा यूकेरोटिक डीएनए है लाइक दैट। अब यहाँ पे आपके मल्टीपल क्या है, जैसा कि आपको मालूम है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पाए जाते हैं। तो इस केस में रेप्लिकॉन क्या होगा। हाँ जी। नहीं नहीं, कोई नहीं, अभी आपने जो पहले आंसर बताया उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप सही बता रही हैं। बस मेरा जो सवाल, मतलब मेरी में जानने की जो इच्छा है वो ये कि फिर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ यूकेरियोटिक केस में क्या आएगा आंसर। मल्टीपल रेप्लिकॉन हो जाएगा। इसका मतलब कि रेप्लिकॉन को फिर डिफाइन क्या करेंगे। रेप्लिकेशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं, मींस व्हाट, कि वो आपका जीनोम का पार्ट या वो डीएनए का पार्ट जो कि एक बार सपोज कीजिए कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जा करके इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पहले क्या हो रहा है, हाल्ट हो जा रहा है यहाँ तक, राइट, फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि ये इधर जाएगा या इधर भी जा सकता है। सो एक बार जहाँ कहीं से भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई और जब तक कि वो वहां से टर्मिनेट नहीं हो जाती उस प्रोसेस से, उतने पूरे लेंथ को बेसिकली आप रेप्लिकॉन के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक के केस में अगर देखा जाए तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सिंगल टाइप के आपके जीनोम पाए जाते हैं। और एज वेल एज, अच्छा कोई अभी जुड़ना चाह रहा था, सिंगल टाइप के आपके क्या होंगे, सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जैसा कि आपको बताया हूँ पहले ही कि प्रोकैरियोटिक के केस में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस क्या होता है, सिंगल सिंगल होते हैं, राइट। तो टेक्निकली अगर आप प्रोकैरियोटिक केस की बात अगर आप करेंगे तो पूरे पूरे प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो जीनोम होगा उनको आप वन रेप्लिकॉन के नाम से जान सकते हैं, बिकॉज देयर इज ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेप्लिकॉन को कैसे, द amount of a DNA molecule can be replicated by using a single origin of replication। अगर उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से पूरा का पूरा इंटायर जीनोम अगर रेप्लिकेट हो जाएगा तो उसको आप बोलेंगे वन रेप्लिकॉन। अगर उस जीनोम को रेप्लिकेट करने के लिए मल्टीपल मींस मोर देन वन अगर आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूटिलाइज होंगे तो इसे आप बोलेंगे मल्टीपल रेप्लिकॉन। सो रेप्लिकॉन मीन्स वॉट, दैट इज द अमाउंट ऑफ अ डीएनए कैन बी रेप्लिकेटेड बाय यूजिंग अ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के वजह से जितना डीएनए का फ्रेगमेंट या पार्ट रेप्लिकेट हो पाता है उसको आप रेप्लिकॉन के नाम से जानते हैं। आते हैं दूसरे पहले टर्म पे, दैट इज अ रेप्लिकेटर। रेप्लिकेटर एक क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है। क्या है, डीएनए का सीक्वेंस। ये ऐसा डीएनए का सीक्वेंस होता है जो कि इनिशिएटर जो होते हैं मीन्स वो प्रोटीन नेचर के होंगे। कभी कभी आपसे ये पूछ दिया जाता है कि रेप्लिकेटर क्या होंगे, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा कि ये डीएनए सीक्वेंस होंगे और इनिशिएटर क्या होंगे, ये प्रोटीन होंगे। अब इन दोनों का ही क्या होगा, यहाँ पे एसोसिएशन होगा प्रोटीन का डीएनए से, मीन्स डीएनए का प्रोटीन से इंटरेक्शन होने की जरूरत होती है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए। रेप्लिकेटर्स बेसिकली ऐसे डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जो कि सिस एक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, सिस एक्टिंग। अगर आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी है तो आपको पढ़ाया जाता है सिस एक्टिंग एंड ट्रांस एक्टिंग। सिस ट्रांस का क्या कंसेप्ट होता है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इस पे कोई एक मान लीजिए ये सीक्वेंस पाई जा रही है, फॉर एग्जांपल ये। अगर ये ट्रांस एक्टिंग होगा तो ये क्या करेगा, इस स्टैंड के अलावा इस स्टैंड पे भी क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखा पाएगा।
जैसे सपोज यहाँ पे कोई अगर आपका अगर इनिशिएशन सीक्वेंसेस है, तो ये इस स्टैंड पे तो काम करेगी ही करेगी, एज वेल एज इस वाले स्टैंड पे भी क्या करेगा, स्टिमुलेट करने का काम करेगा। लेकिन अगर कोई सिस एक्टिंग होगी तो जिस किसी भी स्टैंड पे पाया जाएगा सिर्फ उस पे क्या करेगा, ये काम करेगा। तो आपका जो रेप्लिकेटर होते हैं वो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, और वो एक सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस होते हैं, जिनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं इनिशिएटर प्रोटीन को अपने पास में आकर के बाइंड करने के लिए, ताकि कि इनिशिएशन की प्रोसेस क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। ये रेप्लिकेटर के अंदर में ही आपका आता है, दैट इज द ओराई साइट, जिसको क्या आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर द पार्ट ऑफ रेप्लिकेटर। रेप्लिकेटर जो होगा, मान लीजिए सपोज कि अगर ये डीएनए आपका प्रोकैरियोटिक का केस का है, तो यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए पूरा सीक्वेंस आपका किसका है, रेप्लिकेटर का, तो एक छोटा सा फ्रेगमेंट क्या होगा, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम पे डायरेक्टली हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही बोल देते हैं कि डीएनए का वो सीक्वेंस जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर द सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए विच कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, and this is the part of replicators. So replicators means what? That is, they are the sequence of a DNA having ability to initialize the process of DNA replications by indicating or by giving some information to the repeating proteins like as the initiator proteins. इनिशिएटर प्रोटीन्स को ये क्या करते हैं, कुछ सिग्नल्स देते हैं जिसकी वजह से वो आकर क्या करता है, वहाँ पे बाइंड करेगा। या आप ये बोल सकते हैं कि जो इनिशिएटर प्रोटीन्स होती है, वो ऐसे रेप्लिकेटर के डीएनए के सीक्वेंसेस को क्या करता है, सर्च करता है, स्कैन करता है। मान लीजिए कि पूरा अगर आपका यहाँ पे डीएनए है, और इस तरीके से आपका ये मान लीजिए प्रोटीन है इनिशिएटर वाली, तो इनिशिएटर प्रोटीन आकर क्या करेगी, पूरा स्कैन करेगी इस तरीके से, जहाँ कहीं पे भी इसको क्या मिलेगा, इनिशिएटर वाला सीक्वेंस मिलेगा, वहाँ पे जाकर क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। और जैसे ही ये बाइंड करेगा, सेल्स के बाकी जो प्रोटीन्स होंगे उनको सिग्नल जाता है कि दिस इज द लैंडमार्क फॉर द इनिशिएशन प्रोसेस। इनिशिएशन को प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ये हमारा क्या होगा, लैंडमार्क होगा। सारे प्रोटीन आकर के यहाँ पे रिक्रूट होना शुरू हो जाएंगे, और तब जाकर के पूरा आपका इनिशिएशन का कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। सो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपको बताना था कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट होने के लिए दो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज वन इज द रेप्लिकेटर सीक्वेंसेस, सेकंड वन इज द इनिशिएटर प्रोटीन। रेप्लिकेटर सीक्वेंसेस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, और उनका नेचर कैसा होगा अब उनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये आपके एक ऐसे डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो कि बाइंडिंग साइट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिस और उसी रेप्लिकेटर पार्ट में ही आपका पाया जाता है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और पहले भी आपको बताया हूँ कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो एटीपी सीक्वेंसेस होते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप लोग। और बैक्टीरिया के केस में उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस को आप ओराई सी के नाम से क्या है, जानते हैं। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो आप उसको एआरएस के नाम से जाना जाता है। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो कि बैक्टीरिया के केस में होगा, उसको आप ओराई सी के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सी इसको बोला जाता है। और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सी के पास जो होता है वो दो मोटिव होते हैं रिपीटेड सीक्वेंसेस के, जिनको कि आप 9 मर एंड 13 मर के नाम से जानते हैं। तो पहले यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए, इनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर आपको उनको अच्छे से समझाता हूँ। ये है, सपोज कीजिए कि ये आपका पूरा डीएनए का सीक्वेंस है बैक्टीरिया का। यहाँ पे मान लीजिए ये सर्कुलर डीएनए है, और ये स्ट्रेच है आपका किसका, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का, जिसको कि आपने ओराई सी के नाम से बोला हुआ है। ये ओराई सी को यहाँ पे क्या किया गया, जूम आउट किया गया, राइट। ये है यहाँ पे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसका, प्रोकैरियोट का। सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर तरीके से? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर होगी तो बताइए। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो आपका ओराई सी होता है उसके पास टू रिपीटेटिव मोटिव्स होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सी में, जो कि इस तरीके से नॉमेनक्लेचर जिनका किया जाता है, दैट इज द 9 मर सीक्वेंसेस मींस या 9 मर मोटिव और 13 मर मोटिव। यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दैट इज 9 मर, और यहाँ पे लिख रखा है दैट इज द 13 बेस पेयर के सीक्वेंसेस को 13 मर बोलते हैं। इनकी जो संख्या होती है, जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये 13 बेस पेयर के सीक्वेंसेस है, GA TC TN TT इस तरीके से, जहाँ पे
आपका एन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एनी न्यूक्लियोटाइड, कोई भी से हो सकता है एटीजीसी में चारों में से। और जहाँ पे स्पेसिफाइड है वो तो स्पेसिफाइड है कि यहाँ पे जी रहेगा, ए रहेगा, टी रहेगा, सी रहेगा। जहाँ जहाँ पे कहीं पे भी आपका एन लिखा रखा है दैट इज मीन्स एनी न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये 13 न्यूक्लियोटाइड का ऐसे 3 सीक्वेंस को आप बोलते हैं 3-13 मर। क्या बोलते हैं? 3-13 मर। और ऐसे यहाँ पे 9 बेस पेयर का टी टी ए टी सी सी जी सी सी ए सी ए, या फिर टोटल कितना है? 9 बेस पेयर है। ये 9 बेस पेयर का 4, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया जाता है दैट इज द 9 बेस पेयर के रिपीट को। तो 3-13 मंथ मीन्स 3 सीक्वेंसेस जो होंगे ये, और 4-9 मंथ मीन्स 4 आपके सीक्वेंसेस कितने होंगे? 9 बेस पेयर के होंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा जाता है 3-13 मर और 4-9 मर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है जो कि 3 बार रिपीट होता है। 9 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है जो कि आपका 4 बार रिपीट होता है। ये आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सी के क्या है? पार्ट हैं। जब आपका डीएनए ऐसे कॉइल फॉर्म में होता है, उसको जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखेंगे, उसको ओपन किया गया तो ये लोकेशंस आपको देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही आपके मोटिव हैं, पार्ट हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के, जो कि इनिशिएशन प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या करते हैं? प्ले करते हैं। ओके, कैसे प्ले करेंगे इनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये फिगर दिखाना जरूरी है, जिससे कि आपके मन में ये बात समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका पूरा सुपर क्वाइल डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए सपोज, और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस का ये पूरा का पूरा पार्ट। ये है आपके 3-13 मर, ये येलो वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका 3-13 मर। और जबकि ये पूरा आपका ब्लू वाला जो है वो क्या है? दैट इज 4-9 मर। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है दैट इज अ डीएनए ए, ये आपका क्या करेगा? आएगा, ये कॉइल बनना शुरू हो जाता है, कॉइलिंग होगी। फिर इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा? मेल्टिंग होगा। मेल्टिंग होने के बाद आपका पूरा ये ओपन हो जाएगा, बबल्स का फॉर्मेशन होगा, और तब जाकर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट होती है। इसके अंदर का जो केमिस्ट्री अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पहले आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के जो दोनों जो पार्ट हैं वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस को स्टार्ट होने में। तो फिगर देखिए, 3-13 मर 4-9 मर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए, और ये राइट साइड वाला जो फिगर उसको देखिए। अगर इसमें इन टर्म्स को समझने में कहीं पे किसी को डाउट हो रहा है तो पहले पूछ लीजिए। हाँ जी। कौन सा? डीएनए ए। डीएनए मतलब कि प्रोकैरियोटिक केस में पाया जाने वाला वो प्रोटीन है जो कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में आता है। इसे आप हेलिकेज के नाम से बोल सकते हैं, और ये डीएनए को क्या करेगा? मिल्ट करने का काम करता है। तो ये जो आपके सीक्वेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं 3-13 मर और 4-9 मर, ये दोनों ही मिल करके काम करते हैं। मतलब आपका डीएनए ए जो प्रोटीन है वो आता है तो पहले सबसे पहले कहाँ पे बाइंड करेगा? 4-9 मर पे। और मिल्ट कौन सा होगा? दैट इज द 3-13 मर होगा। यहाँ से सीएसआईआर में एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। किस तरीके का बनेगा ये मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले इसको सीक्वेंस को देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? 3-13 मर और 4-9 मर क्या मतलब है इसका? क्लियर हो गया सब लोगों को? जो लोग भी जुड़े हैं दृश्य हाँ, वेरी गुड। चलिए, सबको समझ में आ गया। सवाल यहाँ पे ये है कि दो सीक्वेंसेस है, सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो डीएनए ए प्रोटीन है, जो कि अभी बाद में चल करके हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से बाइंड करता है। तो डीएनए ए प्रोटीन जो कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक के सबसे पहला वो प्रोटीन है जो कि आकर क्या करता है? बाइंड करता है। कोई मेरे ख्याल से जुड़ना चाह रहा है। हीरा। ओके, सो फर्स्ट टाइम पे डीएनए ए जो प्रोटीन होगा वो 3-13 मर से बाइंड करता है या 4-9 मर से बाइंड करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दैट मीन्स डीएनए ए प्रोटीन फर्स्टली बाइंड टू, किससे बाइंड करेगा? ये वाले सीक्वेंस से या ये वाले सीक्वेंस से? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो 3-13 मर है दैट मीन्स ये वाला, और ये आपका 4-9 मर है।
330 सीक्वेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्ट होना, मतलब जो बबल का फॉर्मेशन होगा, इसको मैं रफ करता हूँ। जो बबल्स का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा? 330 वाले पे, मीन्स ये वाले सीक्वेंसेस पे, येलो वाले पे। यहाँ पे आपकी बनेगी क्या? बबल्स का फॉर्मेशन होगा। बबल का फॉर्मेशन मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस का बनना। इसको चूंकि यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक आउट होना होता है, दैट इज वाई डीएनए ए जो प्रोटीन होती है वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंड कहाँ पे करेगा? 4 9 पे। तो पॉइंट आपको निकल कर क्या आएगा? डीएनए ए प्रोटीन फर्स्टली बाइंड टू 4 9 सिंस 313 डीएनए सीक्वेंसेस शुड बी मेल्ट। उसको मेल्ट होना चाहिए, उसको आगे की प्रोसेस में आपका रेप्लिकेशन से पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे प्रोटीन्स आएंगे। दैट इज वाई डीएनए जो ए प्रोटीन होगी वो बाइंड कहाँ पे करेगी? 4 9 सीक्वेंस से। मेल्ट कौन होगा? दैट इज द 313। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 330 सीक्वेंस आपका फर्स्टली मेल्ट होगी, लेकिन बाइंड जो होगा किससे होगा? दैट इज द 4 9 वाले से। क्लियर है? हाँ, इसको फिगर से भी आप यहाँ पे समझिए, बार-बार मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो आपको ब्लू वाला डॉट दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? 4 हैं। ये और ये, इसको आप बोलेंगे 4 9। ये आपका डीएनए ए जो कि प्रोटीन है, एटीपी डिपेंडेंट होता है, मतलब एटीपी यहाँ पे खर्च होती है, हेलिकेज जैसा काम करता है ये। ये आकर बाइंड करेगा किसको? ये वाले सीक्वेंस पे। यहाँ पे ये बाइंड किया, इसको पूरा क्या कर दिया? सर्कल बना दिया, लाइक दैट। ये देखिए, ये पूरा आपका सर्कल हो गया। अब ये वाला जो सीक्वेंस है, ये क्या कहलाएगा? दैट इज़ द 313। क्या कहलाएगा? 3 हाँ, 313, राइट? फिर यहाँ पे दूसरी कोई प्रोटीन आ रही, एचयू प्रोटीन आ रही है एटीपी के साथ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, मेल्ट करना शुरू किया, बबल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपकी बनेगी, मीन्स जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, वो कौन सा पार्ट होगा? दैट इज द 313 होगा, न कि आपका 4 9। डीएनए ए प्रोटीन की बाइंडिंग की बात अगर करेगा तो कहाँ बाइंड करेगा? 4 9 बेस पेयर पे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट किस में होगा या मेल्ट कौन होगा? तो बात होगी दैट इज 330 पे। ये दोनों ही पॉइंट आप चाहें तो उसको लिख लीजिए और फिगर से समझ करके एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्लियर है? किसी को भी अगर किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है कि सर कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो वो पूछ लेगा। आप यहाँ पे हेजिटेट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे आप आए ही इसीलिए हैं। आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो अब तक आपने खुद से नहीं समझ पाया है या फिर आप कहीं से नहीं पढ़ पाए हैं, उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए। अगर आप यहाँ पे भी शांत रहेंगे और अपने मन की प्रॉब्लम को नहीं बता पाएंगे, सो आई डोंट थिंक कि आप बहुत अच्छा कुछ गेन कर पाएंगे। बेहिचक आप बोलिए अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो। जी हाँ, बबल फॉर्मेशन 330 पे होगा और डीएनए ए का बाइंडिंग 4 9 पे होगा। ठीक है? चलिए, सो यहाँ पर आपने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस होने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के आपके दो पार्ट थे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सी के, दैट इज दिस वन और दिस वन। यहाँ पे आपने सीक्वेंस भी देख लिया कि बाइंड कर लिया। सो अगला सवाल मेरा आप लोगों से बनेगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इनिशिएटर प्रोटीन? जो इनिशिएटर प्रोटीन्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या वो फंक्शन परफॉर्म करेगा? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनिशिएटर प्रोटीन? अगर इनिशिएटर प्रोटीन का फंक्शन आपसे पूछा जाए तो आप क्या क्या बता सकते हैं? पहला, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या करेगा? सिलेक्शन करेगा फर्स्ट टाइम पे। सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब कि जो सीक्वेंसेस आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जानने वाले हैं, उन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करना, सर्च करना और उनको क्या करना? फाइंड आउट करना। तो सिलेक्शन ऑफ ओराई साइट, पहला काम। दूसरा क्या करेगा? एक बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डीएनए के स्ट्रैंड में पहले स्कैन करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गया, तो ये क्या करता है? एक लैंडमार्क प्रोवाइड करता है बाकी फर्दर प्रोटीन्स के लिए। तो उन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने का क्या करेगा? काम करेगा। तो एक्टिवेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स, यहाँ पे एक्टिवेशन से मतलब है कि वो सारे के सारे प्रोटीन्स आकर के रिक्रूट हो जाएंगे यहाँ पे
ज्वाइन कर जाएंगे तब जाकर के पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, तीसरा क्या कर सकता है ये, प्रोसेस को स्टार्ट कराएगा। तो इनिशिएटर जो प्रोटीन्स होंगे वो कई सारे नंबर ऑफ प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। उनका बेसिक जो पर्पस होगा वो ये होगा कि पूरे डीएनए के स्ट्रेच में मतलब पार्ट में उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस को सेलेक्ट करना, मीन्स फाइंड आउट करना, और इसके साथ साथ में वहाँ पे बाइंड करके लैंडमार्क देना, जिससे कि बाकी सारे जो प्रोटीन्स उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं वो सब क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए और एक्टिवेट होकर के उस प्रोसेस को क्या करें, स्टार्ट करा सकें। ये पूरा काम होगा इनिशिएटर प्रोटीन का। ओके, तो प्रोकैरियोटिक के केस में यहाँ पे हम लोग डीएनए ए की बात कर रहे हैं जो कि आपका इनिशिएटर प्रोटीन का काम करता है। क्लियर है? इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत लिख दिया मैंने, कैपिटल स्मॉल ई, इस तरीके से डीएनए ए। डीएनए ए क्या है, इसके पास ये बेसिकली एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। क्या है वो, इसलिए ताकि वो डीएनए इस ये वाला जो है ना उससे आपको डिफरेंशिएट किया जा सके। एक्चुअली प्रोटीन्स का नाम है ना, तो प्रोटीन्स या एंजाइम के नेम जो होते हैं वो हमेशा एक कैपिटल बाकी सब स्मॉल रहते हैं, और उनका जो सफिक्स होता है उनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई कैटालेज है, एक एंजाइम का नाम है, अगर इसके लिए अगर आप जीन की नाम अगर बात करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल ए लिखा जाएगा, फिर बाकी सब ये छोटे में लिखे जाते हैं इस तरीके से। कैट एपीएक्स है तो उनको भी आप ऐसे लिखते हैं, कैपिटल ए स्मॉल पी स्मॉल एक्स, इस तरीके से। तो ये इनका लिखने का कोटेशन होता है ताकि आप उनको उनके जो पेरेंटल मॉलिक्यूल्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करा सकें। तो डीएनए एक क्या है, एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, और ये डीएनए बाइंडिंग कैसा है, इसके पास दो डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स होती है। एक डीएनए जो डोमेन होता है वो क्या क्या करेगा, बाइंड करता है किस पे, दैट इज द 9 नंबर वाले रिपीटेड सीक्वेंस पे, डबल स्टैंडर्ड पे। तो मान लीजिए कि ये आपका डीएनए ए प्रोटीन है, इसके पास दो डीएनए डोमेन है बाइंड करने का। एक मान लीजिए डोमेन ये है, दूसरा डोमेन आपका ये, लेट मी चेंज द कलर, ये डोमेन है और आपका एक ये डोमेन है। तो एक डोमेन से ये क्या करेगा, जो आपका 4 9 नंबर का सीक्वेंसेस था आपने देखा जहाँ पे, इस सीक्वेंसेस से क्या करेगा, ये बाइंड कर लेगा डीएनए में, जहाँ पर आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाई देगा, राइट। ओके, और इसका काम क्या होगा कि उस बाइंड किए वाले सीक्वेंस को क्या करना है, एक तरीके से इंटरेक्ट होकर के उसको सर्कल कर देना, ताकि जो 13 नंबर वाला बेस पेयर होगा उस पे जाकर के बाकी मॉलिक्यूल बाइंड करके आसानी से उसको मेल्ट करा सके। और ये एक एटीपी डिपेंडेंट तरीके से क्या करता है, काम करता है। जब आपका ये एटीपी से क्या होगा, बाउंड होगा, तो ये इंटरेक्ट किससे हो जाता है, डीएनए के उस वाले रीजन से जो कि आपका कहाँ पे होगा, 13 नंबर वाले पे होगा। तो जब आपका एटीपी से बाइंड नहीं किया रहेगा, नॉर्मली एक डोमेन से किससे बाइंड करेगा, दैट इज द 4 9 नंबर से, और जैसे ही यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होगा, मीन्स जुड़ जाएगा, ये दूसरा वाला जो डोमेन होगा इससे कहाँ पे बाइंड करेगा, दैट इज द 13 नंबर वाले पे, 13 नंबर वाले सीक्वेंसेस पे। तो डीएनए ए क्या है, एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, और ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जाके जाके कहाँ पे बाइंड करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सी पे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन मतलब डीएनए के साथ में जाकर के इंटरेक्ट होने वाली प्रोटीन। डी एन, कैपिटल डी स्मॉल ए फिर कैपिटल ए, डीएनए प्रोटीन है ये। हाँ, ये एक प्रोटीन है, ये एक क्या है, प्रोटीन है, और जो कि डीएनए से क्या कर सकता है, बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। दैट इज वाई आप इसको डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ पॉइंट है यहाँ पे, आप उनको देख लीजिए। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि मेन एंजाइम होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन है। ये कॉलम बना करके आपको दिया जाता है मैच कराने के लिए, और टेबल बना करके दिया जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है। वैसे तो प्रोकैरियोटिक के केस में अगर देखा जाए तो टेक्निकली 5 डिफरेंट टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, बट फंक्शनली अगर देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं और इनके यूनिट लिख रखे हैं कि किसमें होता है किसमें नहीं होता है।
डीएनए पॉलीमरेज़ के बारे में आप लोगों को पहले ही काफ़ी सारा चीज़ बताया जा चुका है। तो डीएनए पॉलीमरेज़ अगर फर्स्ट की बात करेंगे, तो फर्स्ट जो होता है उसका सिर्फ़ एक सब यूनिट होती है और इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों ही एक्टिविटी क्या होती है, परफ़ॉर्म होती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यही इकलौता ऐसा एंजाइम है जिसके पास ये दोनों एक्टिविटी होती है। बाकी जो भी एंजाइम्स आपको मिलेंगे उनमें एक्टिविटी जो होती है वो नहीं होती। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली जो एक्टिविटी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? निक ट्रांसलेशन के लिए या रिपेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको मैंने कल बताया था न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में पार्टिसिपेट ये करता है। तो सिर्फ पॉलीमरेज फर्स्ट के पास आपका तीनों प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स व्हाट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में ही पाई जाती है। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होती है उसके पास ही तीनों प्रॉपर्टी है। बाकी डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की अगर बात करेंगे तो इसके पास 7 यूनिट होता है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। मतलब ये सॉरी नहीं है, मतलब ये कि ये न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम में क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। फंक्शन यहाँ पे आपको दे रखा है, ये डीएनए रिपेयर एंड गैप फिलिंग में काम करता है। और सेकेंड वाला पॉलीमरेज है आपका प्राइमरली डीएनए रिपेयर में क्या करता है, में काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होगा उसके पास एटलीस्ट 10 यूनिट होते हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी यहाँ पे होगी, बट 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी। ये आपके मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक के केस में क्या करेगा, इन्वॉल्व होता है। इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से भी कई बार आपका सवाल पूछा जाता है कौन कौन सी यूनिट इनकी पाई जाती है, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे डीएनए पॉलीमरेज को लेकर के, जो कि होलो एंजाइम होता है। अगर आप इसका प्रोटियोलाइसिस एंजाइम करा से प्रोटियोलाइटिक अगर क्लीवेज करा देते हैं, सब्टिलिन्स एक एंजाइम होता है और उससे अगर आप कराएंगे तो यहाँ पे ये तीनों जो कलर आपको दे रखे हैं, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, ये तीनों कलर अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए शो कर रहे हैं। एक आपका है पॉलीमराइजेशन के लिए ग्रीन वाला, येलो वाला आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए और ब्लू वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए। तो जब आप इस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ट्रीट कराते हैं तो ये ब्लू वाला क्या होता है, आपका अलग हो जाता है, जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस होगा। बाकी आपका ग्रीन और येलो दोनों साथ में रह जाएंगे। इन्हीं को आप क्लिनाओ फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। लार्ज होता है, इनके पास दो एक्टिविटी होती है पॉलीमराइजेशन की एज वेल एज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पाई जाती है। कई बार मोर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं क्लिनाओ फ्रेगमेंट के पास क्या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है। कई बार आपसे सवाल पूछे जा चुके हैं, या आपसे सवाल ये भी पूछा जा चुका है क्लिनाओ फ्रेगमेंट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। नीचे ऑप्शन नीचे में दिया रहेगा, पॉलीमराइजेशन का, 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियस का, इंडो न्यूक्लियस का भी कंफ्यूजन के लिए आपको डाल देता है वहाँ पे। बट आप याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटीज़ के पास होती है। तो होपफुली कि अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्लिनाओ फ्रेगमेंट का क्या रोल हो, मतलब कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के पास पाई जाती है। ओके, अब देखते हैं आपका जो डीएनए पॉलीमरेज आपका थर्ड है, उसका मेन स्ट्रक्चर जो होता है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे दिया जाता है कि एटलीस्ट 10 सब यूनिट होते हैं, उनका क्या क्या काम होगा आप यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका कोर होता है जिसपे कि आपका डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो बाइंड करता है। इस तरीके से इसके अंदर में जा करके बीटा क्लैम्प के नाम से जाना जाता है। कोर अल्फा, ईटा एंड थीटा से मिलकर के आपका ये बना है। ये वाली जो यूनिट होगी उसको आप बीटा बोलते हैं, बाकी आपका ये कोर है। इसके बाद यहाँ पे अल्फा है, अल्फा डैश है, और क्या हो गया, टाउ है। हेलो, हाँ, क्या क्या नहीं होता? ये वाली, ये यहाँ पे लिख रखा है एक्सो न्यूक्लियस के लिए सीधे रहा है, पॉलीमरेज की एक्टिविटी सबके पास है। हाँ, ये सिर्फ प्रॉपर्टी आपको कंपेयर किया जा रहा है एक्सो न्यूक्लियस का, पॉलीमरेज यहाँ पे एक्सक्लूड कॉमन है वो। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब पॉलीमरेज के पास आपका पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी होगी,
प्लस प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होगी, न्यूक्लियोटाइड का ऑक्सीजन का रिपेयर वाली एक्टिविटी नहीं होगी। सेकंड वाले के पास पॉलीमराइजेशन का होगा, प्रूफ रीडिंग की होगी, बट ये नहीं होगा। फर्स्ट वाले के पास तीनों एक्टिविटी होगी, पॉलीमराइजेशन का भी, प्रूफ रीडिंग का भी और न्यू ट्रांसलेशन का भी। ठीक है, चूंकि पॉलीमराइजेशन सब में पाया जाता है, दैट इज भाई कॉमन है, तो वो दिया नहीं गया, यहाँ पे सिर्फ दोनों में कंपेयर किया गया। चलो अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया, अदरवाइज ये कंफ्यूजन बाकी लोगों को भी हो सकता है। नहीं नहीं, पॉलीमराइज डीएनए पॉलीमराइज तो डेफिनेटली पॉलीमराइजेशन तो करेगा ही ना, बाकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें उनका कुछ कुछ वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाता है कि बीटा क्लैम्प का क्या फंक्शन होता है, या फिर इनके यूनिट्स जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। आप इसको रिजेंबल की करेंगे तो अपने आप पाम के जस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, जैसी आपकी हथेली होती है उस तरीके से आपको ऐसे उंगलियों की तरह इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा आपका हथेली वाला एरिया है। सो जस्ट लाइक अ पाम आपको ये इसका स्ट्रक्चर दिखता है, इनके सारे सब यूनिट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से इनके यूनिट्स हैं। बीटा जो क्लैंप होती है वो क्या करता है, इसको लोडिंग का काम करने का, मतलब डीएनए स्ट्रैंड को लोड करने का काम करता है, यहाँ से डीएनए स्ट्रैंड निकलता जाएगा, ये मूव करता जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज जो होती है वो रेप्लिकेशंस फॉर्क के डायरेक्शंस में ही क्या करेगा, मूव करेगा, राइट, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे। अब ये बात अलग हो जाती है कि लीडिंग स्ट्रैंड पे उसका डायरेक्शन सेम होगा, लैगिंग वाले पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख लीजिए, डीएनए बी यहाँ पे जो कि हेलिकेज प्रोटीन है, ये 6 हेक्सामर के नाम से होता है, ये आपका यहाँ पे पीछे की तरफ लगा हुआ है, जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को मेल्ट करने क्या करता है, काम करता है। ओके, सो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिया गया इस पॉइंट पे कि एटलीस्ट 9 डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स पार्टिसिपेट इन द इनिशिएशन फेज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। लगभग 9 प्रोटीन्स जो होती हैं या एंजाइम्स या प्रोटीन डीएनए रेप्लिकेशंस के इनिशिएशन पार्ट में क्या करती हैं, इन्वॉल्व होते हैं। द क्रूशियल कंपोनेंट इन द इनिशिएशन प्रोसेस द डीएनए ए प्रोटीन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे 9 प्रोटीन्स में से इनिशिएशन के प्रोसेस में, वो है डीएनए ए प्रोटीन, क्योंकि यही वो प्रोटीन है जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसको सर्च करता है, बाइंड करता है, लैंडमार्क प्रोवाइड करेगा बाकी फर्दर जो प्रोटीन्स होंगे उनके लिए। डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड टू द 4 9 नंबर बेस पेयर रिपीट इन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसा कि आपने पहले ही देखा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जो 4 9 नंबर होते हैं उनसे क्या करेगा, ये बाइंड करता है। द टाइमिंग ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन इज अफेक्टेड बाय द डीएनए मेथाइलेशन। डीएनए मेथाइलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि जो सेल्स होता है वो डिस्टिंग्विश करता है पेरेंटल वाले से और न्यू वाले से। तो जो सपोज, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आपका अगर मान लीजिए ये कोई पेरेंटल स्ट्रैंड है और इसका मेल्टिंग होने के बाद यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सपोज कीजिए ये नई वाली स्ट्रैंड बन रही है, ये नई बन रही है और ये नई बन रही है, इस तरीके से ये पुरानी वाली है, राइट। तो ये सेल्स क्या करता है अपने, ये मान लीजिए पेरेंटल वाला है पी और ये क्या है आपका एन, जस्ट मीन्स न्यू वाला। पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड पे क्या करेगा, ये मेथाइलेशन की प्रोसेस करता है, मीन्स मिथाइल ग्रुप का क्या करता है, एडिशन करता है। और ये मेथाइलेशन की जो प्रोसेस होती है ये इसको दो काम में हेल्प करता है। नंबर पहला, डिस्टिंग्विश करेगा कि कौन सा नया स्टैंड बना है, मतलब पेरेंटल से न्यू वाले स्टैंड को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। साथ साथ आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है, जो टाइमिंग होती है, इसको भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये बाकी किसी अटैक से बचाने का भी क्या करता है, काम करता है। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो से बचने के लिए अपना जो खुद का बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो क्या करता है, मेथाइलेशन कर लेता है, और इस मेथाइलेशन करने की वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको क्या करता है, कट नहीं कर पाता है। तो इस तरीके का ये भी इनका प्रोसेस रहता है, मेथाइलेशन करके ये अपने पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट भी करते हैं, दैट मीन्स कि अलग भी करते हैं, एज वेल एज जो क्लीवेज करने वाले एंजाइम्स होते हैं उनके इफेक्ट से बचाने का भी क्या करेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट साइकिल में जब ये आपका एज अ पेरेंटल काम करेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेथाइलेशन हो जाता है। ये मेथाइलेशन की प्रोसेस करने के लिए, मीन्स ये CH3 ग्रुप को ऐड करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कि आप डैम मेथाइलेज के नाम से जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, CSIR में सवाल ये पूछा जा चुका है, राइट, डैम मेथाइलेज। द ओरिजिन सी डीएनए इज मेथाइलेटेड बाय द डैम मेथाइलेज, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वहाँ पे मेथाइलेशन की प्रोसेस की जाती है, और ये प्रोसेस कौन करेगा, दैट इज द डैम मेथाइलेज।
यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका कि आपको यहाँ पे रोल दे रखा है, फंक्शन दे रखा है और नंबर ऑफ यूनिट दे रखे हैं। डीएनए ए प्रोटीन जो कि रिकॉग्नाइज करेगा सीक्वेंसेस को, ओपन करेगा डुप्लेक्स को, मीन्स डबल स्ट्रैंड डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रोटीन होगा वो यही होगा। ओके। इसके बाद डीएनए बी प्रोटीन है जो कि हेलिकेज का काम करती है, ये अनबाइंड करती है डीएनए को, मीन्स जो उनका डुप्लेक्स बना हुआ होता है उनको क्या करता है, सेपरेट करता है, और सेपरेट करके वहाँ पे बबल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। डीएनए सी जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, रिक्वायर फॉर द डीएनए बी बाइंडिंग एट द ओरिजिन। डीएनए बी को मतलब इसको बाइंड करने के लिए ओरिजिनल एप्लीकेशन पे डीएनए सी प्रोटीन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एच यू जो प्रोटीन है वो हिस्टोन लाइक प्रोटीन होती है, जैसा कि आपने जाना है कि डीएनए को रैपिंग करने के लिए, पूरा प्रॉपर फोल्ड होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो हिस्टोन प्रोटीन आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन होते हैं। तो ये हिस्टोन लाइक प्रोटीन है जो कि डीएनए से क्या करता है, बाइंड करता है और स्टिमुलेट करेगा आपका इनिशिएशन की प्रोसेस को। प्राइमेज जिसको डीएनए जी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका प्राइमर की सिंथेसिस करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन मींस एसएसबी प्रोटीन जो होगी वो क्या करेगा, बाइंड करेगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एज वेल एज पेयरिंग होने से भी क्या करेगा, रोकता है। आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट करेगा डीएनए एक्टिविटी को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लीजिए 3 बार। वजह, डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस में कौन सा मॉलिक्यूल यूज नहीं होगा, और वहां पे ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया रहेगा, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए डीएनए ए प्रोटीन या फिर आपको दिया रहेगा एचयू प्रोटीन या फिर कोई एक और प्रोटीन दिया रहेगा। तो सबको मालूम है कि डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज हमने पढ़ा कि आरएनए पॉलीमरेज का काम आपका आएगा कहाँ पे, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। तो डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस में आरएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, तो दैट इज भाई मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये बात बन सकती है कि मैक्सिमम बच्चे आरएनए पॉलीमरेज को ही लगाकर चले आएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज का कहीं पे भी कोई रोल नहीं होगा। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा कि मैंने आपसे जब पूछा था कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन से स्टेज में होगी, और मैंने ऑप्शंस आपको दिया था कि आई स्टेज में, सी स्टेज में या फिर डी स्टेज में या फिर नन ऑफ दीज में। तो सब लोगों ने आंसर कहाँ पर लगाकर आएंगे, दैट इज द नन ऑफ दीज में, क्योंकि आईसीडी मॉडल किसी ने पढ़ा नहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए। तो वैसे ही अगर जब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा और वहाँ पे ऑप्शंस में आपको आरएनए पॉलीमरेज अगर दिखेगा, तो आप 90% चांसेस बनते हैं कि आप आरएनए पॉलीमरेज को ही लगा करके आएंगे। लेकिन आप याद रखिए कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। क्यों? ये जो डीएनए ए प्रोटीन है, इस प्रोटीन को फैसिलिटेट कर रहा है, मीन्स सुविधा देता है जा करके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट करेगा डीएनए ए एक्टिविटी को। डीएनए ए की एक्टिविटी क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस को फाइंड करना, उस पर बाइंड करना। डीएनए गायरेज जो कि टोपो आइसोमरेज होता है, सेकेंड टाइप का टोपो आइसोमरेज। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि टोपो आइसोमरेज की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, इसका नाम टोपो आइसोमरेज क्यों पड़ा। मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है टोपोलॉजी। क्या कॉन्सेप्ट होता है, टोपोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि दो कोई ऐसा स्ट्रक्चर या दो कोई ऐसे कंपोनेंट जो कि केमिकली या जो कि कंपोनेंट के कंडीशंस में बराबर हों, इनका सिर्फ कन्फर्मेशंस क्या हो, चेंज हो, उसको आप बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी एक ऐसा टर्म है जो कि बताता है दो ऐसे किसी कॉन्फ़िगरेशन को या दो किसी ऐसे स्ट्रक्चर को जिनका कि कंपोनेंट कंपोजिशन सेम हो, लेकिन सिर्फ उनका ओरिएंटेशन और सिर्फ उनका स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल मतलब ओरिएंटेशन है वो क्या हो, डिफरेंट हो, उसको आप बोलते हैं टोपोलॉजी। उसी टोपोलॉजी से लिया गया टोपो आइसोमरेज, राइट। ये एक ऐसा, हाँ जी। आवाज आवाज थोड़ी कम आ रही है हाँ, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने ये पूछा था कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल डीएनए रेप्लिकेशंस में यूज नहीं होगा, तो जितना आप जानते हो तो आप जानते ही हैं, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आपने नहीं सुना तो आप आरएनए पॉलीमरेज लगाकर चले जाएंगे ये यूज नहीं होता है। जबकि रियलिटी ये है कि आरएनए पॉलीमरेज भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में यूज होगा। हाँ, उन चारों में से कोई एक होगा जो कि यूज नहीं होगा।
लेकिन वो आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा। क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, ओके। समझने की बात यहाँ पे ये है, मैंने यहाँ से पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, और मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया जाए यहाँ पे, नंबर पहला आरएनए पॉलीमरेज, नंबर दूसरा डीएनए ए प्रोटीन, नंबर तीसरा डीएनए पॉलीमरेज, और नंबर चौथा सपोज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो अब अगर आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिया जाएगा तो आप क्या लगा करके आएंगे? चलो ये तो मैंने बहुत क्लियर आंसर दे दिया कि ये होगा ही नहीं। अगर कुछ सिमिलर टाइप का प्रोटीन अगर आपको यहाँ पे मैं दे देता, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़े से टर्म्स यहाँ पे यूज कर देता हूँ मैं, लाइक एज अगर आपको दे दें कि ग्लाइकोसाइलेज, या आपको दे दें कोई एक प्रोटीन, सपोज प्राइमेज, अब आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा? मतलब ये ऑप्शंस आपके नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशंस के रिगार्डिंग में सवाल पूछा जाए और ऑप्शंस में अगर आपका आरएनए पॉलीमरेज दिया रहेगा, तो आपका मैक्सिमम ध्यान उसी पे जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज के यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा जो कि नहीं इन्वॉल्व होगा। समझ में आया? हाँ जी, बोलिए। ऐसा होगा नहीं ना, जब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नहीं होने वाला, तो एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कि उसमें नहीं इन्वॉल्व होगा। ठीक है? हाँ। ओके, तो ये कुछ प्रोटीन की लिस्ट हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशंस के प्रोसेस में इनिशिएशंस में स्टार्ट होते रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे हेडिंग भी दे रखा है, प्रोटीन रिक्वायर्ड टू इनिशिएट रेप्लिकेशन एट द इक्वलाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस पे इनिशिएशन को करने के लिए ये कुछ प्रोटीन्स के नाम हैं, और इन प्रोटीन्स का नाम आपको, नाम के साथ में इनका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज एलॉन्गेशन पे। एलॉन्गेशन का मतलब यही होता है कि जो भी प्रोटीन आपकी सारी रिक्विट हुई हैं, सब प्रोटीन जो भी सीक्वेंस पे आपने देखा, डी देखा मतलब डीएनए ए देखा, फिर डीएनए बी देखा, फिर आपने सी देखा, फिर इसके बाद एच प्रोटीन देखा, फिर आपने गायरेज देखा, ये सारे प्रोटीन इकट्ठा हो जाएंगे और सबका अपना अलग अलग काम है, काम को परफॉर्म करके डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट होने के बाद अब आपका क्या होगा, दैट इज द इलांगेशन प्रोसेस होगी, मीन्स अब न्यूक्लियोटाइड पॉली डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अपना चलना शुरू करेगा, और वहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करना शुरू करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पलेट डीएनए सीक्वेंसेस। जो भी टेम्पलेट का डीएनए सीक्वेंस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना शुरू कर देगा। तो इलांगेशन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है। इलांगेशन फेज ऑफ द रेप्लिकेशन इंक्लूड लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, दोनों ही स्ट्रैंड का सिंथेसिस इंक्लूड करता है। Once an Okazaki fragment has been completed, its RNA primer is removed and replaced with the DNA by DNA polymerase first। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनकी लेंथ मैंने कल आपको बताई थी 1000 से लेकर के 2000 इन प्रोकैरियोट के केसेस में, और अगर यूकेरियोटिक की बात करेंगे तो 100 से लेकर के 200 बेस पेयर का। ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, कई बार आप सब लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट के पास क्या-क्या चीज़ कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे आप जान लीजिएगा ये हाइब्रिड होता है आरएनए का और डीएनए का, क्योंकि प्राइमर क्या होता है आपका, आरएनए होता है।
क्यों होगा कल आपको बता दिया था। तो आरएनए और डीएनए का ये हाइब्रिड होगा, तो इस आरएनए को क्या किया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। ऐसा करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे फर्स्ट आएगा, और जब आपका यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा, गैप की फिलिंग हो जाएगी। रिमूवल किससे होगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, गैप की फिलिंग कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, मतलब यहाँ पे डीएनए ऐड कर देगा। तो ये दोनों डीएनए को, मतलब जब आपका ये भी डीएनए बन जाएगा और ये भी डीएनए रहेगा, तो इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को स्टेबलिश करने के लिए, जोड़ने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। क्या नाम है, डीएनए लाइगेज। आ करके ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेगा, जोड़ देगा। तो जैसे ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो इस तरीके से आपके बने रहते हैं, इन सारे फ्रेगमेंट में से आपका पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आरएनए के कंपोनेंट को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। आरएनए कंपोनेंट निकालने के बाद जो गैप होगी उसको फिल किया जाएगा। फिर इन सबको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए ये सब कुछ निकलने के बाद आपका कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लाइक दैट, ऐसे। तो इनको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो ऐड करने के लिए भैया यहाँ पे आपका क्या आएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। इतना लंबा नहीं होता है जितना मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, समझने के लिए है सिर्फ। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूल आता है, और डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूल क्या करेगा, बॉन्ड को बनाएगा। ठीक है जी। सो डीएनए लाइगेज कैटालाइज फॉर्मेशन। हाँ, डीएनए लाइगेज गैप फिलिंग को नहीं करेगा, डीएनए लाइगेज बॉन्ड बनाएगा। गैप फिलिंग का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। अरे बाबा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो आपके लैगिंग स्टैंड पे बनने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो उनकी साइज 1000 से लेकर के 2000 बेस पेयर की हो सकती है। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो 100 से लेकर के 200 के बीच में हो सकती है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो आपका बन जाएगा, उसमें से आरएनए कंपोनेंट को निकाल करके उसके आरएनए की जगह पे डीएनए को ऐड करने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। मतलब रिमूवल का, गैप फिलिंग का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। जब ये हो जाएगा तो इन दोनों स्टैंड को आपस में जोड़ने के लिए इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड बनाने के लिए आपका कौन एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम सिर्फ होगा दोनों स्टैंड को जोड़ देना। किसके थ्रू, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। गैप की फिलिंग जो होती है वो बेस से की जाती है। जोड़ने का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ वहां पे बॉन्ड को बनाना। गैप फिलिंग की अगर आप बात करेंगे तो वो टर्म आ जाएगा कि वहां पे न्यूक्लियोटाइड ऐड किया गया, और वो काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। हाँ, ओके। यहाँ पे फिगर आपको दिखाया जा रहा है लीडिंग स्ट्रैंड का, और लैगिंग स्ट्रैंड पे किस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये आपका हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, आपका ये ब्रेक करता चला जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये लीडिंग स्टैंड है, जो कि कॉन्टिन्यूस स्टैंड के नाम से भी जानी जाती है। एक बार यहाँ पे आपका जो प्रोसेस होगा, स्टार्ट होगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि ये डीएनए कहीं पे जाकर के रुक नहीं जाता है। ओके। ये वाले फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला। लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज जो आपका बाइंड करेगा, उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, आपका सेम होगा। तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड पे माइग्रेशन का जो डायरेक्शन होगा वो, और रेप्लिकेशन फॉर का जो माइग्रेशन का डायरेक्शन होगा, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जबकि आपका लैगिंग स्टैंड पे जो आपका डीएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा होगा, उसका डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा। क्योंकि इस स्टैंड पे आपका इस तरीके से बनेगा, मतलब यहाँ पे आपका 5 प्राइम होगा और ये क्या होगा, आपका 3 प्राइम होगा। इधर की तरफ क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज मूव करेगा। रेप्लिकेशन फॉर्क आपका इधर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। सवाल आपसे ये पूछे जाते हैं, इनको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। टोपोआइसोमरेज बेसिकली क्या काम करता है, ये डीएनए के सुपर कॉइलिंग को क्या करता है, रिमूव करने का काम करेगा। आप ध्यान दीजिए, अगर आप, हाँ, क्या हो गया। हम्म,
वो ये दिखाने की बात, ये वाला जो फिगर आपको दिखा रहा है वो ये है कि कैसे डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्टैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन से मूव करता है, वो ये दिखा रहा है। ये जो एरो आपको दिखाया जा रहा है वो यही दिखा, मतलब जब आप नॉर्मली अगर आप जब देखते हैं तो सपोज कि अगर आपका ये डीएनए का स्टैंड है और यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, तो मान लीजिए अगर आपने इसको लिखा यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसको आपने लिखा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो मोमेंट कहाँ पे होगा, डीएनए पॉलीमरेज आपका यहाँ पर आएगा, ये इस तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, राइट। और जबकि इस पे क्या कहेगा, आएगा यहाँ, सॉरी, जबकि इस पे क्या होगा, यहाँ पर आएगा और इस तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, तब तो जा करके इसका ये 5 प्राइम बनेगा, ये इसका 3 प्राइम बनेगा, बनेगा ना। ऐसा होगा नॉर्मली, तो यही ये दिखा रहा है कि ये जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे चलने की टेंडेंसी है उसको वो कंटिन्यूअसली कैसे बनाए रखेगा, उसके लिए यहाँ पे आपको दिखाया रहा है कि ये वाला जो स्टैंड होती है ऐसे फोल्ड हो जाती है, फोल्ड हो जाने की वजह से उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो सेम दिखाई देता है। ये डीएनए पॉलीमरेज के मूविंग का डायरेक्शन दिखा रहा है, न कि रेप्लिकेशन फॉर के मूवमेंट का। रेप्लिकेशन फॉर का मूवमेंट का डायरेक्शन आपका ये है। समझ आया? हाँ, तो जाएगा ही ना अंदर की तरफ, वो एक्चुअली ये वाली जो स्टैंड है ना ये पूरा फोल्ड कर दिया गया, अगर ये ऐसे लीनियर होता तो ये अपोजिट जा रहा होता, इसको इन्वर्स किया गया है। ये इन्वर्स करके इसलिए आपको ये मॉडल दिखाया गया है। ये एक्सप्लेनेशन में आपको पढ़ना होता है, जब अभी आप मास्टर क्लासेस में पढ़ते हैं तो टीचर्स आपको बताता है कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज अपनी प्रोसेस को 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे कंटिन्यूअसली करता है। ऐसा करने के लिए ये वाली जो स्टैंड होती है वो जो बीटा क्लैंप लोडर होती है उसमें आकर के क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होने के बाद फिर आपका देखिए स्टैंड ऐसे निकलेगा आपका, इधर की तरफ जाएगा फिर ये, इस वजह से आपको ये दिख रहा होगा इसका डायरेक्शन सेम है। और ऑब्वियसली डीएनए मॉलिक्यूल तो दोनों में इस तरीके से जाएगा ना, क्योंकि ये यहाँ पे इनिशिएशन वाला मतलब कि बीटा क्लैंप लोडर है वो। अगर ये ऐसे लीनियर होता, सॉरी, एक मिनट, पहले ये रफ क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, आप पूछिए। देखिए, ये आपको मॉडल है समझाने के लिए कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, किस तरीके से बाइंड करता है। आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि लीडिंग स्ट्रैंड के लिए डीएनए पॉलीमरेज अलग आता है, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए डीएनए पॉलीमरेज अलग आता है। दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग डीएनए पॉलीमरेज से सेंसाइज होते हैं। एक स्ट्रैंड पे कंटीन्यूअसली चलता रहता है, जबकि एक स्ट्रैंड पे 4 प्रोसेस रिपीट होती है। ये फिगर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे डीएनए पॉलीमरेज एस्टैब्लिश होता है डीएनए रेप्लिकेशंस के टाइम पे। आप इस ये अंदाजा मत लगाइए कि एक ही डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड को बनाएगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में बताया जा चुका है कि डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड के लिए अलग अलग यूज होते हैं और दोनों का मतलब जो काम करने का जो तरीका है वो भी अलग है, मतलब कि एक पे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, जबकि एक पे क्या होगा, आपका निकलेगा, ऐड होगा, निकलेगा, ऐड होगा। ठीक है जी। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए, ओके। अमित, अभी आपको समझ में आया? हाँ, मतलब आपको समझना क्या है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे स्टैब्लिश होता है। फैक्ट क्या है कि डीएनए स्टैंड दोनों स्टैंड के लिए, मतलब लीडिंग स्टैंड के लिए डीएनए पॉलीमरेज अलग आता है, लैगिंग स्टैंड के लिए डीएनए पॉलीमरेज अलग आता है। लीडिंग स्टैंड पे जो डीएनए पॉलीमरेज एक बार बाइंड करेगा वो प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तब तक ये आपका टर्मिनेशन की प्रोसेस नहीं हो जाती है। जबकि लैगिंग स्टैंड पे ये प्रोसेस बार-बार क्या होती है, रिपीट होती है। जॉइन होना, सेंसाइज़ करना, निकल जाना, जॉइन होना, सेंसाइज़ करना, निकल जाना। ठीक है? ये वाला फिगर आपको यहाँ पे बता रहा है कि रेप्लिकेशन फॉर्क का डायरेक्शंस क्या होगा, मीन्स मूव करने का। लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शंस क्या होगा, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड वाले पर क्या होगा। ये चीज़ें आपको दिखा रहे हैं जो कि पहले क्लासेस में आपको बता चुका हूँ।
टोपो आइसोमरेज के बारे में बता रहा था कि ये आपके सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने का काम करता है, जहाँ पे आपका सपोज कि मान लीजिए ये आपका पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, ये आपका बबल का फॉर्मेशन है। हाँ, तो ये बेसिकली आपका जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है, अगर ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव नहीं किया जाएगा तो एक टाइम पर रेप्लिकेशन फॉर्क का जो मूवमेंट हो रहा होगा वो आकर क्या होगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहे, रेप्लिकेशन फॉर्क कंटिन्यूअसली मूव करता रहे, दैट इज वाई उसके लिए ज़रूरी है कि आपका डीएनए जो है वो नॉर्मल कंडीशन से बना रहे। तो उस नॉर्मल कंडीशन से बनाए रखने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ये टोपो आइसोमरेज भी आपको अलग से पढ़ाएंगे, इनका मैकेनिज्म होता है, ये कैसे काम करते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं, हो सकता है कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को भी कट करें या डबल स्ट्रैंड डीएनए को भी कट करेंगे। तो इनको भी अलग से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। दोनों दोनों केस में टोपो आइसोमरेज के एंजाइम के बगैर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएगी, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों केस में। एक चीज आप लोगों को देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, यहाँ पे एंजाइम्स का और प्रोटीन्स का नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। सारा प्रोसेस आप पढ़े रहेंगे, लेकिन अगर आपको नाम सही से याद नहीं है कि ये प्रोकैरियोटिक में है कि यूकैरियोटिक में है, इनिशिएशन में है कि लॉन्गेशन में, तो सब गलत करके चले आएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, अच्छे से आपको लिख कर कॉपी में याद करना पड़ेगा। समझना आसान हो जाएगा, समझेंगे आप तो अच्छे तरीके से, लेकिन आपको प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस और उनके लोकेशंस को याद रखना आपकी जिम्मेदारी बनेगी। ओके, तो इलॉन्गेशन की प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन है जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क के टाइम पे यहाँ पे यूज हो रही हैं, जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया। रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या क्या प्रेजेंट, मतलब प्रोटीन्स कौन कौन सी होंगी, एसएसबी प्रोटीन्स होगा, डीएनए बी प्रोटीन होलिकेज होगा, प्राइमेज प्रोटीन्स होगी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा, डीएनए लाइगेज होगा, डीएनए गायरेज होगा। ये प्रोटीन के बारे में जाना, और यहाँ पे इनके फंक्शंस भी दे रखा है, पढ़ेंगे आप आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। टर्मिनेशन, नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल्स में टर्मिनेशन होने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, इसको कि टर सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। 20 बेस पेयर का सीक्वेंसेस होते हैं, और उस सीक्वेंस के आ जाने पर आपकी जो पूरी की पूरी इलॉन्गेशन प्रोसेस हो रही थी, अब वो इलॉन्गेशन प्रोसेस के सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और वहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या करती है, हाल्ट कर जाती है। ये टर सीक्वेंस का फंक्शन ऐसा होता है जो कि आपके प्रोटीन को बाइंड करने के लिए देता है, जो और उस प्रोटीन का नाम है दैट इज द टस प्रोटीन। तो ये टर सीक्वेंसेस होते हैं, इनको फिगर को आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दे रखा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और इस तरीके से आपका रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है। जैसे ही आपका ये टर सीक्वेंस या टर सीक्वेंस मिलेगा, उस सीक्वेंस पे आपकी टस प्रोटीन आकर क्या करती है, बाइंड करती है, और रेप्लिकेशन फॉर्क का जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है, ब्लॉक हो जाता है। और ऐसा अगर हो जाएगा तो आपका प्रोटीन क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में आपने देखा कि बेसिकली ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, जहाँ पर इनिशिएशन होगा, एलोंगेशंस होंगे एंड टर्मिनेशन होंगे। इनिशिएशन होने के लिए भी स्पेसिफिक सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है, टर्मिनेशन होने के लिए भी स्पेसिफिक सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है। टर्मिनेशन होने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, इसका नाम है टस प्रोटीन। इनिशिएशन होने के लिए बहुत सारे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। एलोंगेशन के प्रोसेस में मेनली आपका डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, काम करता है। याद रखिए, डीएनए पॉलीमरेज कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि खुद से इंडिपेंडेंटली तरीके से पॉलीमराइज कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है, और उसको काम करने के लिए प्राइमर सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स प्राइमर उसको चाहिए ही होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस प्रोकैरियोटिक केस में फिनिश होती है, और आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए सारी स्टेप्स बाय स्टेप की सारे प्रोसेस को। और अगर किसी को भी कहीं से पढ़ने पर कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो कल की क्लास में, आई मीन टू से मंडे वाली क्लास में जो होगा वो पूछ लेगा। जो लोग आज जुड़े हैं उनके लिए तो अभी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि उनको टेस्ट देना चाहिए, लेकिन अगर जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, अगर वो टेस्ट देना चाहते हैं, तो कल अगर आप लोगों की तैयारी है तो इस संडे को लें, या फिर नेक्स्ट संडे के लिए छोड़ दें, क्योंकि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए हैं। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कल संडे है, तो कल आप लोगों की मतलब कल क्लास चलनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे फिर तो डेफिनेटली हाँ, लेकिन अगर आप लोगों का संडे है तो आप लोगों की अवेलेबिलिटी भी पूछना पड़ेगा। क्या हो पाएगा?
अच्छा ठीक है, मतलब कि दो डे टाइम पे नहीं, अगर लेना होगा तो इसी टाइम पे होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो अब तक लिसन लिसन, अब तक जितना चीज़ आप लोगों को पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़िएगा। कल पूरा का पूरा क्लास सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे होगा, और क्वेश्चंस यहाँ पे रखे जाएँगे, आप लोग उसका आंसर करेंगे, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बेसिकली कल की जो क्लास होगी उसमें आप लोगों का इनपुट चाहिए होगा, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कल सेम टाइम पे हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है? क्या होगा? सुबह के टाइम पे तो आई डोंट थिंक कि सब लोग रेडी। शाम के टाइम पे क्या रेडी दिक्कत है? शाम के टाइम का मतलब 9:30। सुबह के टाइम पे तो थोड़ा पॉस क्या क्या हुआ? अरे भाई, आपको पेपर सॉल्व करना तो आपको तैयारी करने के टाइम भी चाहिए होगा ना। 5-6 लेक्चर हो चुके हैं, उनके पीडीएफ आप पढ़ेंगे, फिर उस पे थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तब तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इवनिंग में जो 9:30 बजे मैं लेता हूँ, उसके बजाय मैं आपको 8 बजे ही पढ़ा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग फ्री नाइन ओ क्लॉक, ओके। तो ठीक है, कोई नहीं, आधे घंटे का मतलब रिलैक्सेशन हो जाएगा। 9 PM से हम लोग क्लास कर लेंगे। बट ये है कि आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट है, या सजेशन, जो भी समझ लीजिए। पढ़िए अच्छे तरीके से पूरे प्रोसेस को, जितना भी पीडीएफ आपको दिया गया है उन सारे टॉपिक को पढ़ करके आइए। कल अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आप समझ में भी आएगा कि आप लोगों को कितनी ग्रैपिंग हो रही है। सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ या फिर आप लोगों का भी कुछ इनपुट है उसमें? दृश्य आपको पीडीएफ में, जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, कोई इनको पीडीएफ शेयर कर देगा। अगर नहीं कर पाएगा तो फिर मैं कर दूंगा, ठीक है? हाँ, देखिए, मेरी मेरी बात सुनिए। ग्रुप में आप सब लोग जुड़े हुए हैं, मेरी अवेलेबिलिटी हर टाइम पे नहीं रहती है। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं और जो लोग नए मेंबर जुड़ रहे हैं, अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें। आप सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और एक जैसी ज़रूरतें हैं, तो आप लोग आपस में थोड़ा सा ट्यूनिंग बना करके रखिए। ठीक है अमित? अमित एंड अमित एंड तरुण, ये दोनों लोग जुड़े हैं स्टार्टिंग से। केसरी भी जुड़ी हैं, ज्योति। तो जिनके पास पीडीएफ होगा वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है? तो कल की क्लास का टाइमिंग रहेगा 9 PM। ओके। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। फिर कल 9 बजे रात में फिर आप लोगों से इंटरेक्शन होगा, और उसमें हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ। अच्छा ठीक है दोस्त, चलेगा थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि क्लास जब क्वेश्चंस वाली होती है थोड़ी लंबी क्लास हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिस्कशन निकलता है, बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आते हैं, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा। हाँ। ठीक है फिर। बताइए कौन सा क्वेश्चन? अब तुम मार खाओगे अमित। तुमको उस क्वेश्चन तो, तुमको उस तुम्हें उस क्वेश्चन के लिए कितनी बार समझा दिया कि उसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो। तुम समझ में नहीं आया तुम्हें। मैंने सिंपल तुमको ये बताया था अमित, कि सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड जो डीएनए होगा, सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड जो डीएनए होगा, उस डीएनए का डीएनए पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता है, या डीएनए सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन को करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। एक तो प्राइमर का, और दूसरा टेम्पलेट का। तो जो सर्कुलर डीएनए होगा वो एज ए टेम्पलेट तो काम करेगा, लेकिन उसमें कोई प्राइमर जैसा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइमर करने के लिए थर्ड प्राइम पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना जरूरी है। सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके पास थर्ड प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है, लेकिन वो एज ए टेम्पलेट काम नहीं कर पाएगा। मैंने आपसे पूछा था कल कि किसी भी डीएनए स्टैंड को एज ए टेम्पलेट काम करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपने बताया नहीं। मैंने ये पूछा था कि आप इसको बता देंगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा।
और अभी भी नहीं बताओगे तो फिर कल की क्लास में सबके सामने बताना पड़ेगा। चलिए अच्छा, 2 लोग यहाँ पे नए भी जुड़े हैं, इन लोगों के सामने भी क्वेश्चन मैं रख देता हूँ और फिर सबको टाइम देते हैं फिर कल तक के लिए। यहाँ पे मैंने 4 डायग्राम बनाया था, जो लोग भी नए जुड़े हैं, दृश्य और हेना, ये लोग भी ध्यान देंगे। मैंने सवाल पूछा था कि कौन से डीएनए मॉलिक्यूल्स का रेप्लिकेशंस नहीं हो सकता है। उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसा दिया था, एक ऐसा दिया था, एक ऐसा दिया था और एक ऐसा दिया था। ये 4 स्ट्रक्चर मैंने दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको ये है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, लीनियर लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड। ये है सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आप सब लोग सोच करके बताएंगे। मैंने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। नंबर पहला, प्राइमर, मीन्स थर्ड प्राइम पे ओएच ग्रुप, दूसरा टेम्पलेट। इन दोनों कंडीशंस को यूज करके आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल कैन नॉट बी पॉलीमराइज या रेप्लिकेटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज। आप सभी लोगों से ये मेरा सवाल है, कल की क्लास में इसको सब लोगों को आंसर अच्छे से करूंगा। अगर जो लोग नए आए हैं उनको भी चांस दिया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अमित को अभी समझ में नहीं आ पाया है कि जो आंसर दिया गया वो क्यों ऐसा हो रहा है। इनका डाउट अभी भी क्वेश्चन मार्क में बना हुआ है। तो आप सभी लोगों से सवाल है, इसको टाइम लीजिए, पढ़िए, कल की क्लास में आप लोग इसको बताएंगे। ठीक है अमित? नहीं अभी कोई बात नहीं, कोई बात, इट्स ओके, चलता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जो हिना और दृश्या, ये दो आज जुड़े हैं, ये लोग भी इस पर ट्राई करें। कॉन्सेप्ट भी मैंने लिख दिया है, डायग्राम भी मैंने बता दिया है। और आप लोगों को, सब लोगों को आंसर इसका जस्टिफिकेशन देना रहेगा कल की क्लास में। और नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। ओके, ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल।